आज पटना में हमने कहा था ताकि बिहार के तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, तमाम अलग अलग बहालियों का मामला है, आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो लूट है उसका मसला है, तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग पटना में आज जनसंवाद किए हैं, जिसमें कई लोग आए हैं। इनके जो मुद्दे हम लोग समझे हैं उनको बिहार विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से या मांग की उठा करके हम लोग उन मुद्दों को उठाएंगे। नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क। आज जो है पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। चूंकि आगामी कुछ दिनों में 2 फरवरी से जो है बिहार में विधानसभा सत्र यानी कि महत्वपूर्ण बजट सत्र का जो है शुरू होगा, उसको लेकर के उससे पहले उन्होंने आज महत्वपूर्ण जनसंवाद किया, जिसमें कि तमाम विभाग से जुड़े हुए विभागीय लोग, उनके क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के इनसे मिले और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो विधानसभा सत्र चलेगा तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, खास करके युवाओं के मुद्दों को लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर के सरकार से ये दबाव बनाएंगे और उन मुद्दों को जो है पूर्ण कराने के इन्होंने बात कही है। जैसे कि जीविका को लेकर के इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वादे किए गए थे कि 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, अभी 10,000 उनको मिला है, उसके बाद 2 लाख जो बचे हुए पैसे हैं उनको लेकर के ये लगातार सवाल पे इस बजट सत्र के दौरान उन्होंने बोला है कि अपने सवाल के माध्यम से दबाव बनाएंगे और उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। तमाम मुद्दे पे हम इनसे बात किए हैं। आइए चल करके वीडियो आगे दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी संविदा के 48 विभाग हैं उनसे जुड़े हुए सब तमाम सवालों पे सर ने प्रमुखता से बात रखी है और क्राइम को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात को रखा है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। बजट सत्र से पहले आपके यहाँ काफी संख्या में जो है कि आज हमने देखा है कि शोषित, वंचित और खासकर जब बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग और संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, स्कीम वर्कर्स के काफी संख्या में लोग जो है कि पहुंचे हुए थे। क्या कहेंगे? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है और सदन का मतलब हम लोग के लिए हुआ जहां पे जनता की आवाज गूंजे। जनता जिन मुद्दों को लेकर के हर दिन संघर्ष कर रही है, जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उन समस्याओं को बिहार विधानसभा में उठाया जाए। तो विधानसभा का ये महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है और इसलिए सदन से पहले पिछले रविवार को हम लोगों ने पालीगंज क्षेत्र में, जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर हम लोगों ने जनसंवाद किया था। हमने कहा था कि स्थानीय जो मुद्दे हैं या विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं उनको अगर लगता है कि ये मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए तो लोग ला करके दें। और आज पटना में हमने कहा था ताकि बिहार के तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, तमाम अलग अलग बहालियों का मामला है, आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो लूट है उसका मसला है, तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग पटना में आज जनसंवाद किए हैं, जिसमें कई लोग आए हैं। इनके जो मुद्दे हम लोग समझे हैं उनको बिहार विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से या मांग की उठा करके हम लोग उन मुद्दों को उठाएंगे। सर, इन दिनों सर जैसे कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और जिस प्रकार से सर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, खासकर हम पटना की बात करते हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? पूरे बिहार के अंदर हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि जबरदस्त अपराध की घटनाएं बढ़ी है और उसमें भी खास करके अगर देखा जाए तो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हिंसा की घटनाएं, महिलाओं के साथ, अभी पटना में जो गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हुई नीट की छात्रा के साथ, अभी बक्सर के डुमरांव में हम देख रहे हैं कि वहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना। तो ये जो अपराधी हैं, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडे हैं, कहीं न कहीं इस राज्य में उनका हौसला बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि बिहार के अंदर ऐसी सरकार है जो उनको कुछ नहीं करेगी, जहां से उनको संरक्षण मिलेगा और इसमें सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में अपराध की घटनाएं विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर है और इसको लेकर के बिहार विधानसभा में भी हम लोग मुद्दा उठाएंगे। सर, एक बड़ा सवाल सर, चुनाव के पहले 10-10 हजार जो महिलाओं को दिए गए थे जीविका के माध्यम से, जी, क्या जो 2 लाख जो वादे किए गए थे वो सर मिलेंगे या फिर? चुनावी जुमला तो उसको बनना ही था। वो तो चुनाव से पहले, अगर आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं और चुनाव के ठीक पहले आपको याद आता है कि बिहार की महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, ये चीज नीतीश कुमार की सरकार को 2 साल, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्यों नहीं आया?
2020 में आपकी सरकार बनी तो उस समय आपको ध्यान में नहीं आया, तो 4.5 साल आप ऐसे ही निकल गए। और जब आपको लगा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाह रही है, तो किसी तरीके से, जैसे आप पुराने समय में देखते थे या बल्कि अभी भी होता है कि पंचायत के चुनाव होते हैं तो साड़ी बांटना, धोती बांटना, पैसा बांटना, शराब बांटना, मुर्गा खिलाना लोगों को, ये जो चलता है, अब ये काम सत्ता खुद अपने माध्यम से कर रही है। अब सरकार डायरेक्ट पैसा बांटना शुरू कर दी चुनाव के बीच में। तो ये तो पहली बात कि आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव से ठीक पहले अगर आपने कोई नीति बना दी है कि हम महिलाओं को देंगे पैसा रोजगार के नाम पे, तब भी आचार संहिता के बीच में उनके अकाउंट में पैसा भेजना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, अगर चुनाव हो रहा है तो सभी के लिए वो मैदान एक समान हो, उसको ये नष्ट करने वाला है। तो पहला पॉइंट तो हम ये कहेंगे। लेकिन सही बात है कि सरकार अपने घर से तो पैसा दे नहीं रही है, वो जनता का ही पैसा है। तो जनता का पैसा जनता के बीच में जाए, इससे हमें कोई एतराज नहीं। टाइमिंग गलत इनका था, टाइमिंग, नियत इनकी सही नहीं थी। बाकी हम लोग तो पहले से ही मांग कर रहे हैं। जब बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ और उसमें भयानक गरीबी का जो आंकड़ा सामने आया कि बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं, लगभग 96 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें महीने का 6,000 से भी कम आमदनी है परिवार का। तो वैसे परिवारों को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम उनको 2 लाख रुपए देंगे। हम तो तब से लड़ रहे थे इस बात को लेकर के कि आप गरीबों को 2-2 लाख रुपए दीजिए, तब आपने मना कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम 10,000 अभी दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे। तो अब तो बाद का समय आ गया, आप दीजिए। अब सरकार कह रही कि वो स्कीम ही बंद हो गया। तो इसका सीधा मतलब था कि वो एक जुमला था। इसका सीधा मतलब था कि आप जनता के सामने जो वायदा करते हैं उसका उसमें कोई दम नहीं होता, उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। आप चुनाव से पहले देते हैं 10,000 गरीबों को, और चुनाव के ठीक बाद गरीबों के घरों पर आप बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये गरीबों के पीठ पे एक तरह से खंजर भोंकने वाली सरकार है, इसको जनता देख रही है। सर, ये एक और सवाल है सर कि समृद्धि यात्रा पर निकले हुए मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं, भारी संख्या में जो है कि लोग जुट रहे हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है जो लोग आवेदन दे रहे हैं, या फिर उस पर कुछ काम भी होता है? पिछले कई वर्षों से लगातार यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, समृद्धि यात्रा उन्होंने क्यों नाम दिया है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। बिहार से गरीबी दूर नहीं हो रही है, ये खुद सरकार का ही आंकड़ा कह रहा है। बिहार के अंदर अभी का जो मौसम है, किसानों का धान का समय है, धान का फसल उनका आ चुका है, बोरा में बंद है, लेकिन कहीं बिक नहीं रहा। तो जो बिहार के अर्थव्यवस्था का, समृद्धि का जो सबसे बुनियादी आधार है किसान, आज वो त्रस्त है, क्योंकि सरकार ने जो धान की उपज है उसका 18% ही केवल खरीदने का पैक्स के माध्यम से सरकार ने लक्ष्य तय कर दिया है। यानी 18% को छोड़ के जो बाकी लोग हैं 82% लोग, तो ये 82% लोग तो समृद्धि में नहीं जा रहे हैं। ये तो बिचौलियों से अपना धान सस्ते दाम पर अभी के समय में बेच रहे हैं। और उस समय अगर मुख्यमंत्री उनके जहां जाकर के कहे कि हम समृद्धि कर रहे हैं बिहार के अंदर, तो ये ढकोसला है, पूरी तरीके से ढकोसला है। तो हम सरकार से कहेंगे कि ढकोसला छोड़ करके अभी के समय का सबसे जो प्राथमिक काम है कि जो किसान साल भर मेहनत करके अपने खेत में खून पसीना जमा करके फसल उगाए हैं, उनके फसल का सही दाम मिले, पैक्स के माध्यम से आप दें या जैसे दें। हम लोग तो मांग कर रहे थे कि बिहार के अंदर बाजार समितियों की पुनर्बहाली की जाए। 2006 में जब नीतीश कुमार जी सत्ता में पहली बार आए तो सबसे पहले उन्होंने जो खत्म किया वो है बाजार समिति, जहां किसान अपने धान को बेचता था, स्वतंत्रता थी बेचने की, और उनको सरकारी कीमत मिलता था। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर देते और किसानों का धान सब खरीदवा लिया जाता, तो किसानों में समृद्धि होती। आप समृद्धि यात्रा करते, वो तो कर नहीं रहे आप। तो युवाओं के पास रोजगार नहीं हो, किसानों का उनका फसल का दाम नहीं मिल रहा हो, सही टाइम पे खाद पानी बिजली नहीं मिल रहा हो, और आप समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, तो आपका मीडिया है, आपका अपना सत्ता है, चलाते रहिए। और भीड़ नहीं आ रही है। ये बिहार के अंदर नया ट्रेंड बना हुआ है कि सरकारी कामकाज में सरकारी अधिकारियों को आदेश दे करके अब जितना जीविका के लोग हैं
आप कहते हैं कि हर जगह रैली में उनको पहुंचना पड़ेगा, अब बदले में उनको आप 5,000 रुपया दे रहे हैं महीने के, तो आप तो शोषण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी है तो उनको आप कह दे रहे हैं कि हर जगह पहुंचना पड़ेगा। तो सरकारी कार्यक्रम में सरकार जो है वो आम जनता को छोड़िए, आम जनता को नहीं जा रही है, सारे कर्मचारी, सारे जीविका के लोग, आंगनबाड़ी आशा को बुला करके वहां पे भीड़ दिखाया जा रहा है। और वही भीड़ जब बोर होकर के जा रही है तब मुख्यमंत्री जी मन से डांट रहे हैं कि कहाँ जा रही हो, महिला हो तुम, बैठो भाई। देखा आपने? तो वो कोई जनता की भीड़ नहीं है, वो प्रायोजित भीड़ है। और उसके लिए सरकार जनता के खून पसीने के पैसे की कमाई जो है वो उस भीड़ को आयोजित करवाने के लिए खर्च भी कर रही है। सर भ्रष्टाचार की बात करें तो सर भ्रष्टाचार जो है कि काफी बड़ी है सर। कई आपने देखा होगा कि कई अधिकारी पदाधिकारी जो है कि अरेस्ट किए जा रहे हैं सर। भाजपा जहां जहां होगा वहां भारी भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए जो संस्थाएं हैं वो भाजपा शासित राज्यों में सक्रिय नहीं रहती। आपने देखा कि ईडी और सीबीआई का काम क्या था, जहां उनको ईडी को लगता कि गलत पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वहां वो छापा डालती। सीबीआई का काम था कि कुछ जांच इस तरह का करती। अभी ईडी और सीबीआई को लगा दिया गया केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए। और जो भ्रष्टाचार है बिहार के अंदर, जहां पे आप देख रहे होंगे कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जनता के हर काम काज का ये लोगों ने रेट तय कर दिया है। तो रेट तय कर दिया है, पैसा सब जगह से कलेक्ट हो रहा है, वो कहीं जा रहा है, कोई मंत्री कोई अधिकारी के पास जा रहा है, लेकिन कोई उस पर अंकुश नहीं है। अब ब्लॉक में कोई जनता जाए, जमीन का कोई भी मैटर है तो उनसे पैसा लिया जा रहा है। अब ऊपर से दिखावा हो रहा है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय भ्रष्टाचार का तो रेट हाई होते चला जा रहा है। तो ये सरकार भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के नाम पे कुछ नहीं कर रही, कहीं कोई सख्ती नहीं है, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। अभी आप देखिए बिहार के अंदर 2 दिन पहले लाखों की संख्या में युवाओं ने सिपाही भर्ती परीक्षा दिया। अब जो परीक्षा दे रहा है उससे उसको आप प्रश्न पत्र नहीं दे रहे हैं, ओएमआर सीट पे वो काला रंग रहा है, वो ओएमआर सीट की जो स्टूडेंट कॉपी होती है, कार्बन कॉपी जो होती है, वो आप उनको नहीं दे रहे हैं। जब इसके बाद परीक्षा का आंसर की जब बनेगा, आप आंसर की रिलीज नहीं करेंगे, कौन सा आंसर कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप कैटेगरी वाइज कटअप नहीं अनाउंस करते हैं, आप सारे कैंडिडेट्स का एक साथ मार्क्स नहीं दिखा सकते हैं, केवल अंत में एक पीडीएफ आता है कि फलना 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 जो है वो पास हो गए, बाकी सब फेल। तो कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि सीटें बिक जा रही हैं। जो नौजवान मेहनत करके नौकरी की तैयारी कर रहा है उसको पता ही नहीं चला कि हम फेल हुए तो क्यों हुए और फलाना जो है वो पास हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारा भ्रष्टाचार है। इसको तो हम लोग बिहार विधानसभा में हमने क्वेश्चन बना करके दिया है कि आखिर इन परीक्षाओं में पारदर्शिता आप कब से लाना शुरू करेंगे। और अगर पारदर्शी परीक्षा नहीं होगी, अगर साफ साफ बाहर से नहीं दिखेगा, यानी अंदर से आप गड़बड़ कर रहे हैं, सीटें बेची जा रही है। तो ये कई बहालियों में, तो बहाली से लेकर के जनता के कामकाज तक, योजनाओं से लेकर के, देखा आपने बिहार में कैसे पुल लगातार एक के बाद एक पुल गिरते रहे। तो ये करप्शन को संस्थाबद्ध करने वाली सरकार है और भाजपा की गोद में बैठी हुई सरकार है, तो इसलिए सब कोई खामोश है। चुनाव से पहले जो है पक्ष हो या विपक्ष, युवाओं को लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए, तो क्या वो वादा को उन लोगों से वोट लेने के लिए किया गया? विपक्ष ने जो वादा किया उसके लिए विपक्ष तैयार है। अभी भी हम लोग तो जो वादा किए थे, हमने नौजवानों से कहा था कि आपके मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। आज जो बैठक हमने की है उसमें भारी संख्या में नौजवान लोग भी अपने मुद्दे को लेकर के आए थे। तो ये हम कर रहे हैं, सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठा रहे हैं। लेकिन हमारे कहने से तो नहीं होगा। अंततः युवाओं को अगर रोजगार मिलना है, अंततः युवाओं को अगर सम्मानजनक रोजगार मिलना है, रोजगार के भीतर अगर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, बिहार में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मचारी है जो सरकारी कामकाज में लगे हुए हैं। मतलब वो उनका अपॉइंटमेंट सरकार ने करवाया, वो काम सरकार का कर रहे हैं, लेकिन माध्यम बन गया है बीच में आउटसोर्सिंग एजेंसी। अब सरकार जो है वो पैसा देती है एजेंसी को, एक व्यक्ति के ऊपर मान लिया 40,000, तो उस व्यक्ति को मिल रहा है 20,000।
20,000 जो है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो कहीं उसको पता नहीं कि फलना जो अमित कुमार है वो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको नहीं पता अमित कुमार के बारे में। लेकिन अमित कुमार हर दिन काम कर रहा है, हर महीने काम कर रहा है, इसके लिए उस एजेंसी को 20,000 रुपए घर बैठे बैठे मिल रहा है। तो ये जो करप्शन है, ये जो धांधली है, या कहिए कि श्रम की लूट है, जिस व्यक्ति को 40,000 कायदे से मिलना चाहिए था उस व्यक्ति को तो मिल नहीं रहा है, तो उसके श्रम की लूट हो रही है। तो नौजवानों का ये भी मुद्दा है, सबको जो परमानेंट नेचर का कामकाज है उसको आप परमानेंट कीजिए। टेम्पोररी काम हम नहीं कर रहे हैं, टेम्पोररी काम आज यहाँ बिल्डिंग बनना है, कल बिल्डिंग बन जाएगा तो कहाँ जाएंगे, तो हम नहीं करें उसको परमानेंट। लेकिन जो काम होना ही होना है, मुख्यमंत्री का सचिवालय चलना ही चलना है, उस सचिवालय में कुर्सी पर अगर बैठ करके कंप्यूटर के सामने 10 लोगों को रहना है तो रहना ही रहना है, वो मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहेंगे। तो वो जो 10 व्यक्ति मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ करके कंप्यूटर पर बाकी चीजों को संभाल रहे हैं, उनके तो पद को परमानेंट रखना चाहिए था आपको। नौकरी के अंदर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। नौकरी करके लौटते समय अगर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि कल 9 बजे हमको फिर जाना है ड्यूटी, तो आप नौकरी कैसे ठीक से कर पाइएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सर आप ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं सर। 12 फरवरी को सर देशव्यापी, निश्चित तौर से हम लोग 12 फरवरी को देशव्यापी बंद का हम लोगों ने आयोजन किया है। देश के जितने ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सबका सामूहिक कॉल है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है आप लोग जानते हैं, इसके पीछे 2 वजह। लेबर का जो मजदूरों का अधिकार था, लेबर लॉज थे जो, उनको पूरी तरीके से खत्म करके 4 लेबर कोड सरकार ने जारी किए हैं, जिस लेबर कोड के लागू होने के बाद मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार खत्म हो जाएगा। 8 घंटे काम काज करने का जो उनका अधिकार था वो खत्म हो जाएगा। राइट टू यूनियनाइज जो था, यूनियन बनाने का अधिकार, ताकि आप मिल मालिक से, कारखाने के मालिक से आप बार्गेनिंग कर सके, उसको खत्म लगभग कर दिया गया है। जो लेबर इंस्पेक्टर थे उसके पद को खत्म किया जा रहा है। तो दुनिया भर का हमला एक साथ मजदूरों के ऊपर, एक तो लेबर कोड को इंट्रोड्यूस करके सरकार कर रही है, और दूसरा है जो ग्रामीण इलाकों में जो मजदूर थे, जिनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिलता था। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, हम लोग भी मानते हैं। उसमें मेहनताना कम था, उसमें समय की कब पैसा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं थी। तो उसकी जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने का के जगह पे बीजेपी सरकार ने क्या किया, मनरेगा को ही समाप्त कर दिया। अब उसके जगह पे नया ढकोसला लाया गया है, जी राम जी। अब राम जी का नाम इसलिए रख दिया ताकि पाप करे और राम जी के नाम पे पाप धुल जाए। देश के तमाम गरीब जो हैं, मजदूर जो हैं, उनके लिए मनरेगा का महत्व था जी। उनके हाथ में एक रोजगार गारंटी योजना थी। अब आपने जी राम जी करके कह दिया कि नहीं, इसमें 60% जो है वो केंद्र मात्र पैसा देगी, 40% राज्य देगी तो चलेगा। तो राज्य अगर 40% नहीं देगी, बिहार कहां से दे पाएगी बिहार सरकार? तो योजना वो बिहार में चलेगा नहीं, एक बात। और खेती के समय वो योजना नहीं होगा तो वो योजना फिर होगा कब? तो यानी गरीबों के हाथ में, ग्रामीण मजदूरों के हाथ से आपने जो उनकी बार्गेनिंग पावर थी उसको छीन लिया, और उनको दोबारा से जो पुरानी सामंती व्यवस्था के तहत बेगारी प्रथा चलती थी, आप बेगार उनको बना रहे हैं। जमींदार कहे कि नहीं हमारे यहाँ चलना पड़ेगा आपको। तो ये गलत था, और इसके खिलाफ 12 तारीख को ट्रेड यूनियन का कॉल है, हम लोग बंद करेंगे। क्या अपील रहेगी सर? आप तो एक युवा एमएलए हैं, और आपकी अगर बातचीत की जाए तो देखे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आप कहीं भी युवाओं से जुड़ी हुई मामले होते हैं वहाँ पहुंच जाते हैं और उनकी बातों को सुनते उठाते हैं। देखिए, हम पूरे बिहार के युवाओं से अपील करेंगे, बिहार की हर जनता से अपील करेंगे कि ये जो लेबर राइट पे हमला है, 4 लेबर कोड जो लाया गया है, ये मत समझिए कि केवल दिल्ली के, मुंबई के फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों के लिए है। ये पूरे देश के गरीबों के हाथ से उनकी ताकत, उनको एकजुट होने का जो उनकी ताकत थी, क्षमता थी, उसको नष्ट करने वाला है। और मनरेगा समाप्त करके सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुचलने का काम किया है। तो ये चौतरफा हमला गरीबों के ऊपर है। देश की जनता को, बिहार की जनता को, खास करके बिहार के नौजवानों को इन तमाम आंदोलनों में, इन संघर्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करें। सर, जिसलिए आपको लोग जानते हैं, देखते हैं,
विधानसभा में लगातार मुखर होकर आवाज उठाते हैं सर, क्या रहेगी इस बार विधानसभा में सर? मुद्दा बहुत सारा है। देखिए 18 दिन का सदन चलना है जी और मैं तो इस बात से भी चिंतित हूं कि सदन का जो साइज है जी वो धीरे धीरे घटाना सरकार चाहती है। अब ये फरवरी में शुरू होगा, फरवरी के लास्ट में खत्म हो जाना है सदन। पहले 1.5 महीने तक सदन चलते थे, जी, 1.25 महीने तक चलते जी थे। जी तो हम तो ये चाहें कि सदन ठीक से चले जी और उसमें छात्र नौजवानों का मुद्दा, हमारे क्षेत्र पालीगंज के विकास के कई मुद्दे हैं, जी जी। इसको हम लोग मजबूती से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात